कॉल मनी मार्केट जो है, ठीक है ना, अगर आप लोग को कल पढ़ाए हैं तो कॉल मनी मार्केट में समय कितना होता है। समय की बात करें तो इसके कीवर्ड जो है समय। तो धन का लेन देन होता है, हाँ, 24 घंटे, यानी 24 घंटे के अंदर पैसे का लेन देन होता है, ठीक है ना। और इसके संदर्भ में कुछ और लिख लें पॉइंट। तो समय के बाद इसको कॉल मनी मार्केट को थोड़ा और लिखिए। समय इसमें 24 घंटे का होता है। ये बैंकों के बीच सौदेबाजी पर आधारित है। बैंकों के बीच सौदेबाजी पर आधारित है। ठीक है। और ये इसका जो दर होगा यानी रेट होगा बाजार आधारित, बाजार बल द्वारा तय होगा। ये सब आप पढ़ चुके हैं, ठीक, इतना आप जान चुके हैं। इस समय इसमें 24 घंटे का है। बैंकों के बीच सौदेबाजी पर आधारित है। दर बाजार बल पे तय होगा, ठीक है। और इसे दूसरे नाम से क्या जानते हैं? इंटर, देखिए, इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट। इंटर एक दूसरे थे, इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट, इस नाम से भी जानते हैं, इस नाम से भी इसे जानते हैं। सब फैक्ट है, लिख लीजिए कि विश्व का सबसे बड़ा और अगर विश्व का सबसे बड़ा कौन है? LIBOR, ठीक है, लंदन का है। लंदन में सबसे बड़ा कॉल मनी मार्केट है, लंदन इंटर बैंक, ठीक ना। ऑफरिंग रेट यहाँ तय होता है, लंदन का सबसे बड़ा मार्केट है। अब भारत का जानते ही हैं, भारत की आर्थिक राजधानी कौन है? मुंबई, यहाँ मुंबई हो जाएगा, लंदन की जगह मुंबई, ठीक है। एल की जगह एम हो जाएगा। तो भारत में सबसे बड़ा मार्केट कुछ भी अर्थव्यवस्था का हो तो एल की जगह एम कर दीजिए, MIBOR, ठीक है। ठीक है ना, क्योंकि ये विश्व का सबसे बड़ा है, LIBOR, ठीक है ना। पूजा जी देखते रहिए, जहां समझ में आए पूछ लीजिएगा। कॉल मनी मार्केट में जहां हम लोगों ने पढ़ा, इस समय 24 घंटे का होता है, पैसे का लेन देन बैंकों के बीच होता है, दर बाजार फोर्स, बाजार बल पे आधारित है। और इसको इंटर बैंक, क्योंकि बैंकों के बीच है इसलिए इंटर बैंक, एक दूसरे से बैंकों, अंतर बैंकिंग, इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट। कॉल किया, पैसा तुरंत उपलब्ध,
कॉल करने पे तत्काल पैसे की व्यवस्था होना, ठीक है ना, अल्प सूचना पे आधारित है, तुरंत कॉल किए तुरंत मार्केट। तो विश्व का सबसे बड़ा जो है वो लंदन का है, ठीक ना, LIBOR, लंदन इंटर बैंकिंग ऑफरिंग रेट, यहाँ से तय होता है पूरे विश्व का मार्केट क्या चल रहा है वो। मुंबई भारत का है, MIBOR मुंबई का, ठीक है ना, ये है। तो LIBOR को विश्व व्यवस्था के संदर्भ में ब्याज, LIBOR को यानी लंदन इंटर बैंकिंग सिस्टम जो है, इसको विश्व व्यवस्था के संदर्भ में ब्याज दर भी कहा जाता है, क्योंकि इसी ब्याज की दर के आधार पर वाणिज्यिक उधार, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरो, ECB, इसी के आधार पे ECB, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरो, यानी वाणिज्यिक उधार का दर तय होता है। पूरे विश्व का इस पे नजर होता है कि लेन देन बैंकों के बीच किस रेट पे हो रहा है, और बाहर से भी पैसा मंगाया जा सकता है, जिसको ECB कहते हैं, ठीक ना। और पूरा मार्केट जो सिस्टम है, शेयर मार्केट तो ऐसे ऐसे चढ़ता उतरता है, ठीक है ना, अपने हिसाब से उतरता चढ़ता रहता है लेन देन। जैसे शेयर मार्केट फ्लैक्चुएट करता है, इसी तरीके से इसका भी ग्राफ आप देखेंगे तो वैसे ही लेन देन का, क्योंकि ये रेट है, दर है, समझ जाए, तो ये रेट इस तरीके से तय होता है। अब अगला लिख सकते हैं आप, सबसे ज्यादा लेन देन जो होता है वो डॉलर में होता है पूरे विश्व में। सबसे ज्यादा लेन देन का जो मार्केट है डॉलर में होता है, उसके बाद पॉन्ड वगैरह में होता है, ठीक ना। ये सब है, इसमें कुछ और बताने के लिए नहीं है। तो मुद्रा बाजार की अगर बात करें, मुद्रा बाजार मनी मार्केट की बात करें, आपने जो कल देखा उसके आधार पे हम कह सकते हैं, ठीक, कि तीन तरह का है। तीन तरह का, एक होता है नोटिस मनी मार्केट, दूसरा अंतर बैंक अवधि मुद्रा बाजार, अंतर बैंक अवधि मुद्रा बाजार, अंतर बैंक या बैंकिंग, अंतर बैंक मुद्रा अवधि मुद्रा बाजार,
और तीसरा कमर्शियल बिल। आपने देखा कल भी पढ़े हैं, लेकिन कमर्शियल पेपर है, ये कमर्शियल बिल है। कमर्शियल बिल बंद करो, हम पढ़ा रहे तुमको वीडियो को। ठीक है, नोटिस, नोटिस, मनी मार्केट, अंतर बैंक अवधि मुद्रा बाजार, कमर्शियल बिल, ये तीन तरह, इन तीन को समय के आधार पर बांटा गया, समय के आधार पर बांटा गया। ठीक है ना, समय के आधार पर बांटा गया है। पहला जो समय है, पहले का समय आप लिख ले 1 से 14 दिन, 14 दिन का, ठीक ना, लेन देन होगा तो उसे नोटिस कहेंगे, यानी कम समय में। ठीक है, कम समय में 14 से 1 वर्ष, 14 दिन से, यानी 14 से लेकर 365, वास्तव में 365 कुछ नहीं होता, 64 या 66 पे काम होता है मुद्रा में। तो यहाँ आप लिख लें, यानी 1 वर्ष, 14 से, और ये जो होता है 3 माह से। ठीक है, मनी मार्केट 3 प्रकार के हो गए, नोटिस मनी मार्केट, अंतर बैंक अवधि मुद्रा बाजार बैंकों के बीच, और कमर्शियल बिल, कमर्शियल बिल। ठीक है ना, ये 3 माह क्या होता है। ये सब कुछ फैक्ट है, इसको लिख लिए। ठीक ना, ठीक है, ये बैंकों का लेन देन है सब। क्या चीज? हाँ बताइए। क्यों? जो पढ़ रहा है उस पर ध्यान दीजिए। नहीं, एक्स्ट्रा सिलेबस का ही है, पिछले बार भी सिलेबस पढ़ा था, इस बार भी सिलेबस ही पढ़ा है। हमको जहां लगेगा कि नहीं ये कि उस टॉपिक के साथ पढ़ाना है, ठीक है ना। 2 दिन से आप क्लास में नहीं है, पूछ लीजिए, देवराज जी सामने बैठे हैं तो। क्यों देवराज जी, पूरा क्लास अंतर रहा कि नहीं, पिछले बार का इस बार का? पूछ लीजिए, बहुत अंतर है। पूरा डायग्राम चल रहा, पूरे डायग्राम पे इकोनॉमिक्स चल रहा, पूरा चार्ट पे चल रहा, बहुत कुछ पिछले बार मैं नहीं लिखाया हूं, उससे कम से कम 30% एवं हम लोग जा रहे हैं पिछले बार के नोट से। ठीक है ना, तो कुछ एक्स्ट्रा नोट करना पड़ेगा आपको, पिछले बार के नोट से काम नहीं चलेगा। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो डायनेमिक सब्जेक्ट है, वो हर साल बदलता रहेगा, डेटा वगैरह अपडेट होते रहेंगे। ठीक है ना, कुछ और डेप्थ में हम जा रहे हैं, ग्राफ वाफ बता रहे हैं, हर पॉइंट के साथ ग्राफ। क्यों? क्योंकि हम चाह रहे हैं कि मेंस में भी आप लोग के बेहतर लिखने की आदत बने। ग्राफ डालिए, मैप डालिए, ठीक है, हर क्वेश्चन पे कोशिश कीजिए, शब्द का कम इस्तेमाल कीजिए, लेकिन ग्राफिकल रूप से समझाएंगे तो नंबर ज्यादा प्राप्त होंगे आपको, समझ रहे? तो इसीलिए वो बताएंगे, अभी वो नहीं आया है, आएगा। ठीक है ना, अभी वो सब नहीं आया, अभी ये चलिए, कॉल मनी मार्केट पे कल छोड़े थे, वहीं से लिंक कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये दिनों के आधार पे हम बांट सकते हैं। मनी मार्केट यानी पैसे का लेन देन जो हो रहा,
ये भी बैंकिंग सेक्टर के भीतर ही है। क्यों? क्योंकि बैंकों के बीच लेन देन और उनका डिवाइड अगर कर रहे हैं 3 तरह का, तो सिर्फ समय के आधार पर, बाकी सब कोई अंतर नहीं। ठीक है, लिख लीजिए तो फिर बताएं। बना लिए? ठीक है, तो अगर भारत में बात करें इस मनी मार्केट की, ठीक ना, भारत में कितने प्रकार के मनी मार्केट आपको देखने को मिलेंगे? तो अगर उसकी चार्ट की बात करें इस मनी मार्केट की, भारत में टोटल, ये आपके कुछ सिलेबस हैं और कुछ चार्ट में अगर जाएं, टोटल मनी मार्केट कितने प्रकार के हैं, कितने टाइप के ज्यादा प्रचलित हैं, वैसे तो बहुत है। इंडिया की बात करें, अगर भारत में इंडिया की बात करें तो ठीक है, इंडिया की बात करें तो लिखिए बिल मार्केट, बिल मार्केट, कमर्शियल बिल मार्केट, बिल मार्केट, जो लिखा रहे लिखते रहिए, पिछले नोट्स में ढूंढेंगे कभी नहीं मिलेगा। बिल मार्केट, कमर्शियल, कमर्शियल बिल मार्केट, ठीक है, ये सब इंडिया में ये सब प्रचलित है। एक्सेप्टेंस मार्केट, जो स्वीकार हो, एक्सेप्टेंस मार्केट, एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट लिखिए जो सबसे ज्यादा फेमस है और आप तो पढ़ चुके हैं, कॉल मनी मार्केट, कॉल मनी मार्केट, ठीक ना, ये कॉल मनी मार्केट उसी का भाग है। ठीक है, कॉल मनी मार्केट अभी जस्ट पढ़े हैं। नोटिस मनी मार्केट, नोटिस मनी मार्केट इंडिया में प्रचलित है, जो फेमस है उसकी बात है। नोटिस मनी मार्केट, टर्म मनी मार्केट, टर्म मनी मार्केट, टर्म कंडीशन जो होता है, टर्म मनी मार्केट, टर्म मनी मार्केट, ट्राई पार्टी रेपो, ट्राई पार्टी रेपो, ट्राई पार्टी, TRI और फिर सर पार्टी, ट्राई पार्टी रेपो, इसको CBLO भी कहते हैं, CBLO। परीक्षा की दृष्टि से जो बताए हैं वही सब इंपॉर्टेंट है। कमर्शियल इंपॉर्टेंट है, नोटिस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉल मनी मार्केट सबसे ज्यादा फेमस है। ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए, ये प्रचलित है, विश्व लेवल पे तो बहुत सी है। ठीक है ना, सबका लेन देन समय के आधार पे है, लेकिन वास्तव में सबके सिद्धांत परिभाषाएं सब एक है, एक तरीके से कि पैसे का लेन देन हो रहा है और मनी मार्केट त्वरित गति से हो रहा है, लिक्विडिटी इसकी ज्यादा रहेगी। ठीक है, लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, फ्लेक्सिबल है, रेट ज्यादा होगा, फ्लेक्सिबल, रेट ज्यादा, लिक्विडिटी ज्यादा। ठीक है, तो ये चीज है। दूसरा,
कल भी हम बताए हैं जैसे अनसिक्योर रहेगा, मिलेगा कि नहीं, मार्केट है। बाजार आप जाते हैं सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने, मिलेगा कि नहीं, ये सिर्फ संभावनाओं पर आधारित है। आम ढूंढने गए या केला ढूंढने गए, मिलेगा कि नहीं, मार्केट का मतलब ये दिख रहा है ना सबको बोर्ड में, क्या नीचे करें? ठीक है, ओके, थैंक यू। तो ये इस तरह के मार्केट आपको दिखने को मिलेगा। मनी मार्केट इसलिए लिखवा दिए कि अगर एग्जाम में आए कि इन में से कौन कौन से मनी मार्केट से जुड़े हैं, तो इतने पूछे, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएगा, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन आसान होते हैं, लेकिन आपको टच में होना चाहिए, पता होना चाहिए क्या क्या है, ठीक है। ये सब मार्केट आपको पता रहेगा, तुरंत आप बताएंगे हाँ यार यही है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिख लीजिए। हाँ बताएं। आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। जी बताएं। जी बिल मार्केट कुछ नहीं होता है। हाँ, तो बिल मार्केट कुछ नहीं है। बिल का मतलब होता है कार्य होने के बाद, आपको जैसे कल का उदाहरण दिए, ठीक ना। तो बिल का मतलब होता है कमर्शियल बिल जैसे है, ये वाणिज्यिक वाणिज्यिक बैंकों के बीच में होता है, सामान्य बैंकों के बीच भी होगा, ठीक है ना। कुछ वाणिज्यिक बैंक है और कुछ आम लोगों के बीच भी, माने कुछ व्यापारियों के बीच भी होता है लेन देन। लेकिन आपको जो बैंकिंग में पढ़ना है वो कमर्शियल है, कमर्शियल बैंकों के बीच लेन देन, कॉल मनी मार्केट, ये आपके सिलेबस का पार्ट। वैसे तो बहुत विस्तार है, इकोनॉमिस्ट नहीं बनना, ठीक। ये बिल मार्केट का मतलब ही वही सेम है, पैसे का लेन देन। ये सब नहीं जानता आपको, सीबीएलओ क्या है, ठीक है ना, ठीक। और ट्राई पार्टी, ठीक ना, ट्राई मतलब समझ ही रहे, तृतीयक पार्टी। टर्म, टर्म का मतलब हो गया टर्म एंड कंडीशन पर आधारित है। नोटिस आपको लिखवा दिया, ठीक है, वो भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्सेप्टेंस मार्केट स्वीकार्य है जो, ठीक है ना। अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन सबका वही है सिद्धांत, पैसे का लेन देन त्वरित गति से, रेट ज्यादा, ठीक, लिक्विडिटी ज्यादा, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा, समझ रहे हैं? सबके सिद्धांत कॉमन है, तो सबका सबका परिभाषा वही है जो मनी मार्केट का है, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके सिलेबस का भाग है वो कॉल मनी मार्केट। बात होगा कि मार्केट तो बहुत है, आपने देखा कि मार्केट मार्केट सुने, कंफ्यूजन हो सकता है कि मार्केट कितने तरह का है। तो या अपने जानने के लिए आप लिख सकते हैं कि अगर बात करें, ये भी एक मार्केट का ही पार्ट है, किसका? फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंस अर्थव्यवस्था। फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट कौन सा है? ये 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 इसका भाग है। तो फाइनेंशियल मार्केट में और भी है, अपनी जानकारी में लिख ले। कैपिटल मार्केट, जो मनी मार्केट उसका एक भाग है, मान लीजिए 1 नंबर अपनी जानकारी के लिए लिख लीजिए। 2 नंबर कैपिटल मार्केट भी होता है, पूंजी, जहां पूंजी का लेन देन होता है, ये मुद्रा का लेन देन हो रहा है, कैपिटल मार्केट, ठीक। तीसरा तीसरा लिखिए, मनी मार्केट आप लिख लिए कैश और स्पॉट मार्केट, कैश में कैश और स्पॉट, स्पॉट मार्केट। चौथा डेरिवेटिव मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट, डेरिवेटिव मतलब अनिकेत जी,
अच्छा और एक मार्केट और लिखिए फॉरेक्स। इसमें आप जानते हैं फॉरेक्स में व्यापार होता है, फॉरेक्स मुद्रा, फॉरेक्स, फॉरेक्स। तो फॉरेक्स एंड इंटर बैंक मार्केट, फॉरेक्स एंड इंटर बैंक मार्केट। अपने जानकारी के लिए लिखिए कि हाँ इतना मार्केट होता है, सबका योग जो है सब फाइनेंशियल, सब अर्थव्यवस्था मार्केट है, आर्थिक अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ उसी का एक भाग मनी मार्केट है। ये भी तो किसी का बच्चा है, ये इसका बच्चा है, ठीक है। तो फाइनेंशियल मार्केट मनी मार्केट का पार्ट है, कैपिटल मार्केट, कैश, स्पॉट, डेरिवेटिव, फॉरेक्स, समझ है, डाल लीजिए ताकि आप लोग जान सके कि हाँ भाई। ठीक है, लिख लिया। कैपिटल मार्केट का मतलब हो गया कैपिटल, पूंजी का जहां लेन देन हो। कैश, इस सब नोट किए रहिए। जब फ्रिज में, और ठीक है, कैपिटल मार्केट पूंजी का लेन देन, कैश, डेरिवेटिव जो हम लोग मैथ में पढ़ते हैं, डिराइव करते हैं, व्युत्पन्न, उत्पन्न होना, व्युत्पन्न होना, इसका हिंदी तो वही होता है डेरिवेटिव, बोलते हैं ना व्युत्पन्न, डिराइव करते हैं, तो इसका तो हिंदी तो व्युत्पन्न होता है, उत्पन्न होना, डेरिवेटिव मार्केट। और ये सब शेयर बाजार से जुड़ा हुआ है, ठीक ना। फॉरेक्स, फॉरेक्स मुद्रा जानते हैं, ठीक ना। ठीक ना, ये सब डेरिवेटिव मार्केट, फॉरेक्स मुद्रा, ये सब शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ है, ठीक ना। जहां पर शेयर मार्केट, पैसा लगाना, डेरिवेटिव, ये सब डेरिवेटिव शेयर मार्केट से जुड़ा है। और आपको कहां देखने को मिलेगा, बीएससी एनएससी में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। फॉरेक्स मुद्रा भी शेयर मार्केट से आपको देखने को मिलेगा। कैश, ये आपको देखना है मनी मार्केट, ठीक है। वहां पे बताइएगा, वहां पे जब शेयर मार्केट में आएंगे ये सब लिखवा देंगे, बोलिएगा तो दो लाइन, ठीक है। अरे सब सो गए। अरे तो हाँ ना, कुछ बोलेंगे तब ना, इसीलिए बोलते हैं कि कैमरा ऑन रखने के लिए। पता नहीं चलता है कौन सो रहा है, कौन गा रहा है, कौन नहा रहा है, कुछ पता नहीं चलता है भैया, छोड़ के चला गया क्या कैमरा, ठीक ना, ठीक ना। तो डेरिवेटिव का मतलब फ्यूचर, अब शेयर मार्केट में क्या लगाते हैं, फ्यूचर, फ्यूचर का अनुमान लगाते हैं, डिराइव करते हैं। तो फ्यूचर, फॉरवर्ड एंड ऑप्शन, तीन चीजों से मिलकर बना होता है ना। ये सब बताइएगा, वहां लिखवा देंगे, फ्यूचर, फॉरवर्ड एंड ऑप्शन, ठीक है ना। सब नोट किए रहिएगा, बताइएगा शेयर मार्केट जब पढ़ाएंगे। लिख लिए सारे लोग, ठीक है ना।
तो डेरिवेटिव के अंदर डेरिवेटिव उस समय लिखाएंगे, शेयर मार्केट में फॉरेक्स भी बोलिएगा लिखवा देंगे, और कैश ये सब तो समझ ही रहे, कैश में लेन देन, कैपिटल में लेन देन और मनी, ठीक ना। तो फ्यूचर ये डेरिवेटिव कई तरह है, फ्यूचर है, फॉरवर्ड है, ऑप्शन है, ये डेरिवेटिव का पार्ट है, इतना डीपली नहीं जाना आपको। डेरिवेटिव वगैरह अगर आपसे बस इतना पूछेगा तो शेयर मार्केट से सब जुड़ा हुआ है, सब शेयर मार्केट का पार्ट। हाँ, बस इसलिए हम बता दें कि कहाँ से आया है ये मनी मार्केट, आपकी जानकारी में रहे। तो फाइनेंशियल मार्केट का ही बेटा है वो, उससे 4-5 बेटे हैं, तो उसमें से ही मनी मार्केट आप पढ़े, ताकि आपको कंफ्यूजन न रहे कि हाँ आया कहाँ से। मनी मार्केट कुछ नहीं है, ठीक है। अब आइए, हेडिंग डालिए। ठीक ना, ICOR छोटा सा एक लाइन का है, कुछ है नहीं इसमें। ICOR क्या है? इंक्रीमेंट कैपिटल आउटपुट रेशियो। इंक्रीमेंट कैपिटल आउटपुट रेशियो। इंक्रीमेंट कैपिटल आउटपुट रेशियो इसका एक फार्मूला है, लिखिए तुम बताते हैं। आर्थिक विकास बचत बटे ICOR। लिख लीजिए तो फिर समझते हैं इसको डेप्थ में। इसमें एक लाइन लिखिए, अत्यधिक उत्पादन के लिए, अत्यधिक उत्पादन के लिए, अत्यधिक उत्पादन के लिए अधिक धनराशि की आवश्यकता पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। जिसके लिए ये फार्मूला है। और आर्थिक विकास, आर्थिक विकास, ये आर्थिक विकास है, ये आर्थिक विकास कब बढ़ेगा, कब बढ़ेगा? हाँ, पूजा जी, पूजा जी, अरे पहले पूजा जी को तो बोलने दीजिए, बताइए। अब ये फार्मूला देखिए, आर्थिक विकास कब होगा? अगर एक व्यक्ति, ठीक है, एक व्यक्ति है, कोई भी हो सकता है, हम आप सब, आपका विकास, आपकी कमाई फिक्स है मान लीजिए, ठीक है, तो आपकी कमाई फिक्स है। अगर आपको विकास करना है, यानी आपको कोई नई सामान खरीदने, अपने विकास करने, अर्थव्यवस्था को आपको मजबूत करना है, तो अपना विकास करना है। अब फार्मूला इतना ही है, 3 ही चीजों पर निर्भर है। तो आपको क्या चीज बढ़ाना होगा? बचत को,
यानी बचत को बढ़ाना होगा, ऐसा मैनेजमेंट करना होगा कि आपकी बचत बढ़े तो आर्थिक विकास, फिजूल खर्ची रोके। क्यों? या तो आर्थिक विकास तभी बढ़ेगा, जैसे आशुतोष जी बताया कि ICOR, इसको घटाएं कि बढ़ाएं? घटाना होगा, क्योंकि ये जब बढ़ जाएगा तो इसका मतलब खर्च आपका बढ़ेगा, बढ़ेगा। ICOR, इंक्रीमेंट माने वृद्धि होता है। आपके पास 100 रुपया है पूंजी, प्लस 5 रुपया जोड़ दिए, तो उसी को कहते हैं इंक्रीमेंट। 105 रुपए को नहीं कहते, यानी 5 रुपया आपका बढ़ गया। इसीलिए इसकी परिभाषा, पहले इसका नाम है इंक्रीमेंट कैपिटल आउटपुट पूंजी। कैपिटल में इंक्रीमेंट, कैपिटल क्या क्या हो सकता है? पैसा हो सकता है, मजदूरों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, मशीनों की संख्या, किसी चीज का उत्पादन हो रहा है मशीन बढ़ाएंगे, ठीक है ना, अन्य प्रकार के जो भी है, ठीक है ना, मैनेजर जो भी, यानी ये बढ़ाना पड़ेगा। तो इन पे आया गया खर्च बढ़ जाएगा एक्स्ट्रा, तो खर्च बढ़ेगा यानी ICOR बढ़ जाएगा। ऐसी स्थिति में आर्थिक विकास आपका घट जाएगा। यानी आउटपुट एक ऐसा होना चाहिए, इनपुट कम आउटपुट ज्यादा, समझ ना, इनपुट कम लगा के आउटपुट ज्यादा। फिर इसी को लिखिए, फिर ग्राफ से समझेंगे आगे। कौन लिखिए आगे। किसी बड़ी परियोजनाओं को कम समय में पूरा करने के लिए और अधिक धनराशि लगानी पड़ती है। इस फार्मूला से दिख रहा है, लगानी पड़ती है। जिसके कारण ICOR इंक्रीमेंट कैपिटल आउटपुट रेशियो, यानी आपका जो पूंजी है वो बढ़ेगा। क्या क्या? ICOR बढ़ता है, ICOR बढ़ता है क्योंकि पूंजी प्रबंधन श्रम उत्पादक के अन्य कारक बढ़ाने पड़ते हैं। इन आंतरिक कारकों यानी जो मान लीजिए पुल बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, उस पर आप लागू करके देखिए। कम समय में आपको पुल बनाना तैयार करना है, तो आपको श्रम बढ़ाना होगा, मजदूरों की संख्या बढ़ाना होगा, मशीन बढ़ाना होगा, मैनेजमेंट बढ़ाना होगा। तो ये सब इंटरनल कारण है। यानी इन आंतरिक कारणों के अतिरिक्त बाह्य कारणों से भी ICOR बढ़ जाता है। ICOR बढ़ जाता है।
जिसमें जिसमें क्षेत्र की आधारभूत संरचना, सरकारी नीतियां, नियम विनिमय, नियम कानून, इत्यादि आ सकते हैं, ये आते हैं, इत्यादि आते हैं। अब आप मान लीजिए लगाना चाहते हैं जम्मू कश्मीर में फैक्ट्री, तो आपके आधारभूत संरचना वहां दुर्गम है। जो सामान आपको पहुंचाने में मान लीजिए 100 रुपए का ही लग रहा है समतल स्थल पे, वहां पे लागत 150 हो जाएगा। तो आपका उत्पाद जो होगा, प्रोडक्शन होगा, कंपनी द्वारा बनाया गया माल होगा, वो निश्चित है कि महंगा होगा। तो कंपनियां वैसी जगह पे नहीं लगाना चाहेंगी जहां पर ICOR बढ़ेगा। ICOR आंतरिक और बाह्य कारणों का असर है। ये दोनों से जुड़ा है, आंतरिक और बाह्य कारक। बाह्य कारक दोनों कारकों पे, आंतरिक कारक और बाह्य कारक। आंतरिक कारक में कंपनी के अंदर का स्थिति है, बाह्य कारक जो कंपनी को प्रभावित कर रही है। सरकार की नीतियां हो सकती हैं, ठीक है। आप जानते हैं सिंगूर वगैरह की घटना, ठीक, जहां पे अब देखें कि टाटा वाला गया नैनो कार की फैक्ट्री डालने, ठीक है ना, तो उस समय बड़ा विवाद हुआ और श्रमिक वगैरह आंदोलन किए। तो कंपनी को इतना विवाद नहीं चाहिए, वो व्यापार करने आया है, राजनीति करने नहीं। और उठ के फिर गुजरात चला गया। तो उस समय गुजरात के CM आपके मोदी थे, बोले आइए हम दे रहे हैं, ठीक है ना। तो बाह्य कारक पता चला कि श्रमिक आंदोलन, जमीन मामला, ऑक्युपाइड, तो जमीन है खाली है, उसको ऑनरशिप मिल ही नहीं रहा है, ठीक ना। तो जमीन भी नहीं मिल रहा है और एक साल 2 साल पेंडिंग है, उसका तो खर्च गिर रहा है ना, उसका तो खर्च गिर रहा है। तो क्या करेगा, ऐसी स्थिति में भाग जाएगा। इसीलिए भारत में कंपनी आने से डरती है, वाई कंपनी, बाहर की कंपनी है। ये सब सरल करना होगा आपको, तब आपके देश में निवेश होगा, ठीक है, तब आपके देश में निवेश होगा। यानी अगर रेशियो देखें तो कैपिटल और आउटपुट के बीच में रेशियो अच्छा होना चाहिए। अगर देखें ग्राफ के चार्ट से देखें, ये हो गया कैपिटल और इधर देखें आउटपुट, ठीक है। आउटपुट देखें तो कई तरह के हो सकते हैं। अगर मान लीजिए इसका ठीक ऐसे जा रहा है, यानी बैलेंस का है। आउटपुट और कैपिटल के बीच कैसा संबंध है, यहां पे दिख रहा है। कैसा रेशियो है, कैसा रेशियो, कितना आएगा, 1 से ज्यादा आएगा कि कम आएगा या बराबर आएगा। इस चार्ट में देखें, थोड़ा CSAT का एग्जाम देंगे, हम भी तो देखें कितना दिमाग है, आप तैयारी कर रहे हैं आप लोग, बताइए कितना आएगा इस चार्ट में, बराबर आएगा। वेरी गुड, ठीक। ऐसे ही परीक्षा में पूछेगा सब, समझ रहे, और कुछ नहीं पूछता। ये बताइए एक दूसरी कंपनी ये है, ये मान लीजिए ये A था, ठीक, ये B है, कि इसका आउटपुट कैसा है, अच्छा एक एक लोग से पूछना है, चलिए एक एक लोग से पूछते हैं। रवि जी बताइए, ये चार्ट देख के क्या लगता है, कैसा विकास कर रहा ये कंपनी?
हाँ, वेरी गुड, यानी बीच में उसका अच्छा था, ठीक ना, ये देख रहा है, बीच में अच्छा था, ठीक, फिर उसके बाद ये डाउन की तरफ जा रहा, यानी अंदाज क्या लग रहा है कि अगर आने वाले समय में नहीं सुधरा तो वो धीरे धीरे कर बना के घाटे में चल जाएगी कंपनी, घाटे में चल जाएगी। दूसरी कंपनी यानी तीसरी कंपनी सी की बात करें, ये सी है, इसकी स्थिति क्या है? हाँ, यही सब यूपीएससी में पूछता है, इसको बना लीजिए, चाहे टीचर हो चाहे जीएस हो, यही सब आएगा, समझ रहे हैं, जब कठिन बनाना रहेगा यही सब, और इससे कठिन क्या बनाएगा। ये देखिए 3 तरह की कंपनी है, आपको आईश्योर समझ आ गया होगा। पूजा जी समझ पा रही हैं, नहीं समझ पा रही हैं, फिर से पूछ लीजिए। क्यों? क्योंकि ये रेशियो है, फार्मूला का रेशियो, ये रेशियो चार्ट है, किसके किसके बीच? ये कैपिटल और आउटपुट के बीच ना, आउटपुट भागे कैपिटल, ये रेशियो चार्ट है, ठीक है, ये रेशियो चार्ट। इस तरह की कंपनियां आपको देखने को मिल सकती हैं, फ्लैक्चुएट कर रहा है कोई ये, इसी से पता चलेगा उस कंपनी का भविष्य क्या है, ठीक है, और कुछ अलग तरह की भी हो सकती है, ठीक है ना, इसी को अब, लेकिन ये बताइए कि अगर देखने पे इसका क्या लग रहा है, बताइए इसका भविष्य क्या लग रहा है सी का? बीच में फ्लक्चुएट किया था, लेकिन अब स्थिति सुधर रही है और ऊपर की ओर बढ़ रही है, एरो क्या दिख रहा है उसका मुंह ऊपर की तरफ, इससे पता चल रहा है कि ये कंपनी अब स्थिरता की ओर आ रही है। इसी तरह कोरोना वैक्सीन के ग्राफ बनते हैं, 3 शहर है, ठीक, आपने कैपिटल यानी कैपिटल माने वैक्सीन लगाया, ठीक, आउटपुट आपके निकल के आ रहे हैं, इसमें सबसे सही कंडीशन किसे मानेंगे, और कौन सा वो शहर है 3? मुंबई, मान लीजिए मुंबई हो गया, ठीक, दिल्ली हो गया, ठीक, मान लीजिए बनारस हो गया, इसमें से कौन सा 3 शहर में तुलनात्मक रूप से अगर देखेंगे, ठीक है, बी की बात करें, बी में आप देख रहे हैं समय के साथ वैक्सीन खूब लगा रहे हैं,